ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 23 की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 23। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं आया आप लोगों को, ये टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन है आई थिंक। ठीक है, चलिए करते सॉल्व इसको। ओके, तो सभी लोग ध्यान दो, अभी स्क्रीन पे ध्यान दो, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया है तो कुछ ऐसी स्टेप्स हो सकती है क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपका आंसर रॉन्ग हो रहा है, वो स्टेप्स को समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, जब भी कभी थिन फ्रेम या तो वायर ऐसा कुछ वर्ड हो, या फिर सोप या फिर ऑयल हो, ऐसा कुछ रहे, तो आप कितनी लेयर यूज करते हो बच्चों? 2 लेयर। याद आया क्या सबको? कितनी लेयर यूज करते हैं? 2 लेयर। यहाँ पे अगर वर्क पूछा है तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? वर्क इक्वल टू TDA, और आपको पता है 2 लेयर लेना पड़ेगा। अब आपके क्वेश्चन में फ्रेम लिखा, ठीक है, समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन में क्या लिखा है? फ्रेम लिखा है। सो फ्रेम मतलब हमें कितनी लेयर लेना पड़ेगा? यहाँ पे 2 लेयर। तो क्वेश्चन का सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो फॉर्मूला आपका ये रहा, फॉर्मूला आपका ये रहा, वर्क इक्वल टू T इंटू 2 टाइम्स ऑफ DA, 2 टाइम्स ऑफ DA, बिकॉज एनी फ्रेम, और यहाँ पे तो 100 फिल्म भी दिया है, तो फिर तो 2 तो लेना कंफर्म था ही, 2 लेयर। ठीक है, और क्या क्या है, और क्या क्या है क्वेश्चन में? ये दिया है ना आपको, ठीक है। ये क्या है? 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर क्या है बच्चों? ये एरिया है। ये क्या है? ये एरिया है। तो आपने सबसे पहले लिखा होगा एरिया कितना? 2 इंटू 2 क्या होता है बच्चों? 2 इंटू 2, ये सेंटीमीटर वगैरह कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। अब स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ये सब लिखना पड़ता है। सेंटीमीटर 2 बार है तो -2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर इज डिप्ड इनटू सोप सोल्यूशन। अब देखो सोप सोल्यूशन बोला है तो 2 तो लेना बनता ही था, तो जिन लोगों ने 2 नहीं लिया उनका आंसर रॉन्ग हो गया होगा। सोप फिल्म इज फॉर्म इफ द साइज ऑफ फिल्म इज चेंज टू है, यहाँ पे चेंज्ड बाय नहीं है, ये भी ध्यान रखो। चेंज्ड बाय और चेंज टू में थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो यहाँ पे चेंज क्या है? 2। ओके, आंसर मैच नहीं हुआ है ना, तो वो मैं बताता हूं आपको कि आंसर ऐसा क्यों हुआ हो सकता है आपकी टेक्स्ट बुक में रॉन्ग हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक में रॉन्ग हो सकता है। तो 4 इंटू 10⁻², -2 दो दो बार लिखा क्योंकि सेंटीमीटर है, बाद में आपको एरिया बोल रहा है यहाँ पे कि वो पहले 2 था, अब एरिया बढ़ गया, बढ़ के कितना हो गया? 3 हो गया। तो पहला वाला 1, दूसरा वाला 2। 3 इंटू 3 9, और सेंटीमीटर 2 बार है तो इसको लिखो 10⁻², 10⁻²। मीटर मीटर क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो उसको और सिंपल कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि ये -2 अगर करें तो यहाँ पे आ जाएगा -4, और एरिया का यूनिट तो सब कोई जानते ही है क्या होता है। कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। और क्या है? ये आपको सरफेस टेंशन दिया है सोप फिल्म का, मैंने तो आपको ऑलरेडी बताया था, इतना ही होता है, 0.03 बताया था। चलिए वैल्यू पुट कर लीजिए, इतना इजी क्वेश्चन है, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो A2 माइनस A1, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपका आ गया 6। ये हो गया आपका 6 इंटू 10⁻⁻2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों को चेंज करेंगे तो 9 में से 4 गया तो कितना होगा? 5 होगा। 6 5 जा कितना होता है? 30। यह आ गया 10⁻⁻6 जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, आगे आंसर, और जो आंसर आपको दिख रहा है वो आंसर भी आप मैच कर सकते हो, तो मैंने आपको ये आंसर दिया था। आ गया समझ में? कैलकुलेशन वगैरह समझ में आ गया सबको?
जहां जिसकी मिस्टेक हो रही थी, क्या आपको अपनी मिस्टेक समझ गई? और एक बात बता दूं, टेक्स्ट बुक में बहुत सारी मिस्टेक है, कम से कम यस सर। 150 से ज्यादा मिस्टेक है। ये सारी मिस्टेक्स मैंने फाइंड करके रखी है और आपको बताऊंगा कब, जब आपको मैं होमवर्क दूंगा, उसके बाद आपका गलत होगा तब बताऊंगा। डायरेक्ट बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर जो मेरा आंसर आया है वो मैच किया है, बहुत बढ़िया। और जिन लोगों ने सोचा कि टेक्स्ट बुक सही है, तो पहली बात तो ये कि टेक्स्ट बुक अपडेटेड है, और अपडेटेड चीज ज्यादातर गलत होती है। इस साल क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 55, अपनी टेक्स्ट बुक चेक करो, क्या टेक्स्ट बुक में आंसर यही है जो हमारा आया है? और जिनका आंसर मैच नहीं हो रहा था, हो सकता है कि आपका रॉन्ग हो, टेक्स्ट बुक का सही हो। कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, अब बताइए और कोई क्वेश्चन जहां पे आपको डिफिकल्टी आ रही है? और कौन सा क्वेश्चन? पेज नंबर 55, क्वेश्चन नंबर क्या? 21 क्या? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। पेज नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 21, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। अनसॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है। निकाल लिया सबने टेक्स्ट बुक? अब देखो, ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस, एक मर्क्यूरी ड्रॉप है, उसका रेडियस कितना है? 0.2 है, और वो टूट कर कितने ड्रॉपलेट में बन गया? 8 ड्रॉपलेट। और सबका रेडियस क्या है? सेम है। अच्छा, ये n है, तो ये क्या है? ये 0.2 क्या है? जल्दी बोलो, अरे आना चाहिए ना। बहुत सिंपल है, एक ड्रॉप टूट के गिर गया। अब टूटा मतलब पहले तो कैपिटल था ना, पहले तो कैपिटल ही था। और सेंटीमीटर पता है ना सबको? ठीक है, यहां भी ठीक है। अच्छा, ये चलो कैपिटल आर, सभी बोल रहे हैं कैपिटल आर, तो मैंने कैपिटल आर लिख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे एन भी दिया है, एन बराबर आपको 80 देगा। सबको पता है क्यों देता है? क्योंकि क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है बच्चों? 2 का क्यूब। ठीक है, अच्छा। और क्या है सर? वर्क निकालना है, टेंशन हमको दे के रखा है। डाइन पर सेंटीमीटर, वन मोर टाइम, डाइन पर सेंटीमीटर क्या होता है सर? सेंटीमीटर यानी 10⁻⁵ न्यूटन। और डाइन मतलब सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2 मीटर। तो डाइन कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया, बाकी का मैथ्स आपका बोलता है -3 बचेगा। तो मैं अगर डाइन पर सेंटीमीटर दिखता है तो उसको मैं 10⁻⁻3 न्यूटन पर मीटर लिखता हूं। किसी को कोई दिक्कत इसमें? समझा? तो यहां पे हम डेटा लिख लेते हैं। क्या है? न्यूटन पर मीटर बनाना है, तो सरफेस टेंशन का यूनिट होता है 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। सर सीजीएस है, एमकेएस चाहिए, करो बच्चों एमकेएस। 435.5 डाइन मतलब -5 न्यूटन, और सेंटीमीटर मतलब -2 मीटर। कैंसिलेशन कर दो, -3 बचेगा। क्या फाइंड करना है? वर्क निकाल लो। वर्क इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्या सर कुछ है क्या? और कुछ डेटा नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले तो आप कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू एन आर क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आप डायरेक्ट भी यूज करेंगे ऐसा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चलता है, ये आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल आर क्या आ जाएगा? स्मॉल आर क्या आ जाएगा? अरे आ जाएगा ऐसा? ये थोड़ा ज्यादा लिख रहा हूं मैं, जरूरी रहता है। एक एक स्टेप बता रहा हूं, आप जितना कर सकते हो उतना करो। यहाँ से ज्यादा की स्टेप जरूरी होती है, जो बच्चों को बेसिक नहीं आ रहा है उन बच्चों के काम आ जाएगी। और क्यूब रूट ऑफ 8 तो सबको पता ही है। तो मेरा फाइनल आने वाला यहाँ से 0.2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 8 पता है ना, 2 होता है। क्या आ जाएगा? 0.1 इंटू 10⁻⁻2। और 0.1 यानी बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है, रखते हैं उसको वैसे ही हम लोग। मीटर लगा दो, यूनिट, यूनिट पे तो मार्क्स रहता है। अगर आप यूनिट वगैरह मिस करते हो ना, तो एग्जाम में आपके मार्क्स कट जाते हैं, हाफ मार्क्स। तो स्टेप नंबर 1 क्लियर है? स्टेप 1 समझ गई सबको? अब स्टेप नंबर 2 की मैं बात करता हूँ। तो स्टेप नंबर 2, इसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? वर्क इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई। क्या ये सोप सोल्यूशन है? नहीं सर, ये मर्क्यूरी है, सोप सोल्यूशन नहीं है। तो 4 पाई लेने का, एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, और पुट द वैल्यू, गेट द आंसर।
मुझे लग रहा है यहाँ पे लॉग टेबल की जरूरत पड़ने वाली है, देखते हैं। अच्छा है, नहीं पड़ा तो ठीक है, फिर लॉग टेबल लगेगा तो आप बताने तो वाले हैं लॉग टेबल। हाँ, ये आएगा 8, आर का स्क्वायर मतलब कितने का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 0.01 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर -4, समझ रहा है ये। और क्या है, आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर कर देते, 0.04 -2 का स्क्वायर मतलब 10⁻² को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अरे हाँ या ना, ठीक है। और एक चीज बता दूं मैं एक्स्ट्रा आपको, अगर सभी चीजें आपको सीजीएस में दी है, सभी चीजें अगर आपको सीजीएस में दी है, तो यहाँ पे अगर नहीं भी कन्वर्ट किया तो भी चलता है। यहाँ पे आपने एमकेएस नहीं किया तो भी चलता है, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, मेरी हैबिट है, सीजीएस दिया है तो उसको एमकेएस करने की, इसलिए मैं कर देता हूँ। अगर आपने इसको अर्ज में भी निकाला ना कोई दिक्कत नहीं है, अर्ज में भी आंसर चलेगा, ठीक है। अंश, कुछ कुछ क्लियर है, यही आपका क्वेश्चन था कि सीजीएस में दिया है तो उसको यस सर। कन्वर्ट क्यों करना। ओके, तो यहाँ पे कुछ कॉमन निकलता है, नहीं निकालेंगे तो भी चल जाएगा, बट निकाल लेते हैं सेफ साइड। निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा 0.08 हो गया और ये मेरा 0.04 हो गया, और यहाँ पे मेरा बन गया 0.04 10⁻⁴। चलिए, जहां तक आप सॉल्व कर सकते हैं वहां तक कीजिए, और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि सर कैलकुलेटर यूज करने से सब कुछ फायदा होगा, गलत बात है, फायदा नहीं होगा। तो 4 2 क्या होगा 8, 4 4 16, 12.568, सही है क्या। एक बार और ट्राई करता हूँ, 4 2 8, 4 4 16, 1 कैरी, 4 1 5, 4 3 12, सही है। अच्छा, अब क्या करें, अब तो इतना बड़ा कैलकुलेशन है सर, इतना बड़ा कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करते बैठे तो बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगी हमारी। तो फिर एक ही ऑप्शन है, लॉग लीजिए, जल्दी जल्दी लॉग ले लो, मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। कहाँ पे लॉग लूँ, यहाँ तो जगह ही नहीं है। तो यहाँ ट्राई करते हैं, ठीक है, यहाँ रफ करते हैं अपन। ओके, क्या क्या लॉग लेना है, इतना सारा लॉग लेना है, लो लॉग लो जल्दी से। 435.5, इसका लॉग बताओ। 12.568, इसका लॉग बताओ। और 0.04, इसका लॉग बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, लॉग टेबल निकालो, मुझे लॉग बताओ जल्दी जल्दी। देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के होने वाला नहीं। और आपको पता है बोर्ड एग्जाम में आता है, तो जरूरी है, कीजिए। कैलकुलेशन कीजिए, 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट में कैलकुलेशन कीजिए, ये आपका क्लास वर्क है, जल्दी। ओके, सभी लोग अपना अपना लॉग निकालिए, एक के भरोसे मत रहिए। मुझे यहाँ पे बस लॉग वेरीफाई करना रहता है कि क्या वैल्यू बता रहे हो आप। तो अदिति ने लॉग बताया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता चल रहा है, आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मुझे पता चलना चाहिए कि आप सच में कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, मैं बताता हूँ, सभी लोग ध्यान दीजिए, अपना वेरीफाई कीजिए। 43 का क्या देखना है, 43 का 5 में। ओके, तो 43 का 5 में बच्चों कितना है, 43 का 5 में कितना है, कितना है 6385, मुझे मिल गया 6385। और मेन डिफरेंस 5 में कितना है सर, 5 है ना, ऐड कर देंगे 6390 आ जाएगा, 2.6390। कैरेक्टरिस्टिक्स सही कीजिए, अदिति आपका कैरेक्टरिस्टिक्स रॉन्ग हो गया है, उसको करेक्ट करो।
अदिति, श्रेया, आपका भी कैरेक्टरिस्टिक्स रॉन्ग हो गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स रॉन्ग हो गया है, सही करो। पॉइंट के पहले बच्चों 3 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आएगा। यहाँ पे पॉइंट के पहले कितने 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आएगा। श्रेया, अदिति, ठीक है, ओके। 0.04 का मैं बताता हूँ, ठीक है, 2 मिनट बताता हूँ। देखो ब्लैक स्क्रीन पे देखो, log of 0.04, log of 0.4, log of 0.00004, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान दीजिए, डिजिट के पहले कितने जीरो है? डिजिट के पहले सर 2 जीरो है, -2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, डिजिट के पहले कितने जीरो है? 1 जीरो है, -1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि हम इसको 4 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, तो ये जो -1 होता है ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। सिंपल। तो इसके इसके लिए बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर डिजिट के पहले 1 2 3 4 5 जीरो है तो -5। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स समझ रही है सबको? समझा? 1 2 3 4 तो ये ऐसा समझा। और एक चीज याद रखो, ये -2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं /2, ये -1 को मैं /1, -5 को मैं /5 भी लिख सकता हूं। समझ रहे हो? ठीक है, समझ गया? ओके, चलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा सर? -2.40 का मुझे याद रहता है, 40 का जीरो में बच्चों 6021 होता है। 40 का क्या होता है? 6021। अब ये 12 5 6 8 को निकाल सकते हो या फिर 12 5 7 ले सकते हो, ये 68 को राउंड ऑफ कर सकते हो आप। 12 का 5 में, मिड डिफरेंस 6 में, देख लो। 12 का 5 में, मिड डिफरेंस 6 में, 12 का 5 में मुझे मिला 0969 और मिड डिफरेंस 6 में कितना है? 21 है ना, ये अपना आ जाएगा 21 0980 आ रहा है ना, 0990 आ रहा है, मेरा तो 80 आ रहा है। अदिति एक बार वापस चेक करो, 21 ऐड करना है ना, 90 नहीं आएगा, ठीक है, 90 नहीं आएगा, 80 आएगा। गड़बड़ क्यों हो रही है? फिर से एक बार, 12 का 5 में, 12 का 5 में 0969 और मेन डिफरेंस क्या है? 21। तो ये हो गया मेरा 8 और 9 बराबर। सही बात है, बिल्कुल सही बात, करेक्ट, सही है, सही है, ठीक है, यही आएगा। अच्छा, हो गया। अब क्या करना है सर? अब बच्चों आपको ऐड करना है, ऐड करो फटाफट। 1 9 9 18 सर, 22 कैरी आ गया। अब कितना हो जाएगा? 5 9 14 होता है, 1 कैरी, 6 6 12 13, 1 कैरी, 2 से 2 बचेगा, ये +2, फिर से एक बार, ये +2, ये -2, कैंसल, 1 से 1 2। अब क्या लेना है सर? एंटीलॉग, एंटीलॉग लो जल्दी जल्दी। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है इसलिए मेहनत करना पड़ता है। एंटीलॉग लो। पॉइंट के पहले 2 है तो 10 का पावर 2 रहेगा। 0.34 का जीरो में, मेन डिफरेंस 1 में, 0.34 का जीरो में और मेन डिफरेंस 1 में भी क्या मिल रहा है अपने को? 1 मिल रहा है ना। 2189 आ रहा है, आ रहा है 2189 आ रहा है मेरा तो। फिर से एक बार डबल चेक करते हैं, आप लोगों का आंसर मेरे आंसर से मैच नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा? 0.34 का जीरो, मेन डिफरेंस 1, एक बार मैं वापस चेक करता हूँ। 0.34 का जीरो में, मेन डिफरेंस 1 में 2189 आ रहा है मेरा। आप लोग वापस चेक कीजिए अपना अपना आंसर, मेरा ये आ रहा है फाइनल आंसर, ठीक है। तो अपना डब्ल्यू कितना आ गया? वर्क कितना आ गया बच्चों? वर्क इक्वल टू 2.189 टेंस टू पावर 9। पहले से कितना बचा था सर? -4 बचा था और सॉल्व कर लिया। क्या आंसर मैच हो गया? क्या आंसर मैच हो गया बच्चों? इसे कहते हैं हार्डवर्क, ये है मेहनत। स्टेट बोर्ड में ये मेहनत रहती है, करना तो पड़ता है।
बोर्ड एग्जाम में लॉग टेबल मिलता है ना, इसीलिए। क्लियर हो गया सबको अब? समझा? किसी को कोई डाउट होगा हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक ठीक है। चलिए बताइए और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8 सुहानी, क्वेश्चन नंबर 8 यानी कौन सा? आपको पेज नंबर या तो फिर क्वेश्चन का स्टार्टिंग लाइन बताना पड़ेगा। स्टार्टिंग लाइन बताइए एटलीस्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या? अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 55 ना, ठीक है। मिल गया क्वेश्चन, निकालो सभी लोग क्वेश्चन जल्दी से। देखो क्या बोल रहा है, 27 ड्रॉपलेट्स। पहला डेटा क्या है अपने पास, कितने ड्रॉपलेट है? जानबूझ के 27 दिया है। सबको पता होगा 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। ठीक है, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। इसका मतलब ये हमारे काम आने वाला है। नेक्स्ट, इच बोला है, इच। इच हर एक का रेडियस, मतलब कौन सा आर? एक एक आर मतलब कितने सारे, बहुत सारे। मतलब ये क्या है, 27 ड्रॉपलेट्स का रेडियस है सर, स्मॉल आर होगा। ठीक है, अब यहाँ न्यूटन पर मीटर है, यहाँ मिलीमीटर है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और क्या बोला है, कोलैप्स इन अ सिंगल ड्रॉप, तो कैपिटल आर नहीं है, आप कैपिटल आर पहले निकाल लेना। और बोला है फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी, फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। क्या निकलेगा बच्चों, चेंज इन सरफेस एनर्जी मतलब क्या होता है, वर्क होता है। फॉर्मूला सेम है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बता चुका हूं, ये क्या लिखा है, ये गड़बड़ है, इसको कट करते। ये यहाँ आप बराबर है, ठीक है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कितना है, ये हमें याद होना चाहिए, 0.07 होता है। ठीक है, 0.07 होता है। थोड़ा आसपास पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा कि आप यहां से कैसे भी करके कैपिटल आर निकाल लें। क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 27 सर 3 होता है, 0.1 इंटू 10⁻³ तो कैपिटल आर क्या आ गया बच्चों, कैपिटल आर आ गया 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। डन। स्टेप नंबर 2, स्टेप बाय स्टेप लिखना जरूरी है, ठीक है। तो पहली स्टेप में हमने रेडियस निकाल लिया, बिग ड्रॉप का रेडियस। अब हमें निकालना है वर्क या तो एनर्जी। क्या होगा वर्क या तो एनर्जी, टेंशन इंटू 4πn r² माइनस कैपिटल आर। ठीक है, वैल्यूज पुट करना चाहिए हमने अभी। टेंशन कितना है 0.072 इंटू 4 इंटू पाई 3.14, 3.14 डालो या तो 3.142 डालो, ऐसा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और स्टेट बोर्ड में एक रूल रहता है, आपको स्पेसिफाई करते हैं कि जो पाई की वैल्यू है 4 डिजिट में होनी चाहिए, ये याद रखना, ये रूल रहता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ को लिखना पड़ेगा 2 बार, तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा -6। क्या लिखूंगा मैं, -6 माइनस आर का स्क्वायर मतलब ये, तो 0.09 इंटू 10⁻³ यहां से कुछ कॉमन निकलता है, सॉरी स्क्वायर था ना, स्क्वायर रह गया यहाँ पे, स्क्वायर कीजिए इसको, ये आ जाएगा -6। अब क्या होगा सर, अब यहाँ पे ये 10⁻⁻6 कॉमन निकल जाता है और ये बनेगा आपका 0.27। ठीक है, 0.09 कर दो सब्ट्रैक्ट, और कितना आता है बताओ, कितना आता है सब्ट्रैक्ट करने पर, कितना आता है, 0.27 को 0.09 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा, अरे आएगा। ठीक है, ओके।
अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो लॉग लेना पड़ रहा है यहाँ पे, आपको पता ही है लॉग लेने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। तो लॉग लीजिए आप फटाफट, जल्दी से लॉग लीजिए, मुझे आंसर बताइए क्या आ रहा है। लॉग लीजिए, आंसर बताइए, जल्दी करो। ठीक है, ओके। तो 0.288 का लॉग, कैरेक्टरिस्टिक्स बता चुका हूं मैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजिट के पहले कितने जीरो सर? एक जीरो, ऐसा, ठीक है। यहाँ तो जीरो आएगा, यहाँ -1, ठीक है। 28 का 8 में देखो, लॉग देखो 28 का 8 में, 28 का 8 में, जल्दी जल्दी। 28 का 8 में कितना है? 28 का 8 में मुझे मिला 4594 आ रहा है मेरा, 4594। 31 का 4 में, मेन डिफरेंस 2 में, ये याद है, बट आप लोग बताओ कितना आता है? 4972 आता है मेरा तो, 4972। 31 का 4 में, मेन डिफरेंस 2 में, 31 का 4 में, मेन डिफरेंस 2 में, जो भी रहेगा ऐड कर देना, 4972 आता है आपका, इतना ही आना चाहिए। और 18 का 0 में देख लो, 2553 आ जाएगा, ठीक है, 2553। ओके, डन। अब क्या करना है? अब हमको पता है ये न्यूमरेटर है, तो बच्चों ऐड करना है, ऐड कर दो फटाफट। 4 2 6 और 3 9, 9 7 16 5 23, 2 कैरी 2 7 7 4, कहां से ऐड हो रहा है? एक सेकेंड ना, इसको सीक्वेंस में लिख देता हूँ। 4972, अब ठीक है। फिर से एक बार, 6 और 3 कितना होता है? 9, 9 7 16 5 23, 2 कैरी 7 9 16 और 5 21, ओके, 1 2 कैरी 4 4, ये 8 हो गया, 10 हो गया, और 2 12 हो गया, 1 कैरी, +1 -1 कैंसल, और ये बचा -1। सही है, ठीक है। क्या ये आ रहा है इतना सबका? क्या इतना ही आ रहा है? ऑल ओके या फिर गड़बड़ है? 21 है क्या? 21 है, मैं वापस चेक कर लेता हूँ। 4 2 6 और 3 9, 9 7 16 और 5 कितना होता है? 16 5 23, नहीं सॉरी, 16 5 21 होता है। मैंने 23 कैसे किया पता नहीं, छोड़ो। 2 2 7 9 16 16 5 21, इधर भी 21, इधर भी 21, ठीक है। 21, 2 कैरी 8 10 12, 1 कैरी 1 कैंसल, अब आ गया बराबर। सही है, अब ठीक है, ठीक है। तो सभी ने मिलके किया है, तो गलत तो हो ही नहीं सकता, सभी ने मिलके किया है, सही है। अच्छा, एंटी लॉग के लिए सर, पॉइंट के पहले -1 10 का पावर -1, पॉइंट के पहले -1 10 का पावर -1। अब देखो जल्दी से एंटी लॉग, 0.21 का 1 में, मीन डिफरेंस 9 में, जल्दी से एंटी लॉग का टेबल निकालो। 0.21 का 1 में, मीन डिफरेंस 9 में, कितना है सर? 3 है, ऐड कर दो। 1526 में 3 ऐड करो। 0.21 का 1 में एंटी लॉग, 0.21 का 1 में, और मेन डिफरेंस 9 में 3 मिल रहा है, जो भी मिल रहा है ऐड करो। तो 1626 में 3 ऐड करना है आपको, तो आ जाएगा 1629। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1625 क्यों आ रहा है आप लोगों का? 0.21 का 1, हाँ अच्छा, 1629 आ रहा है ना सबका? आदिति, राधिका, ठीक है, ठीक है, सबका यही आ रहा है, ओके, वेरी गुड।
चलिए कंफर्म। तो अपना आंसर आ गया है, तो ऐसे कैसे नहीं आएगा आंसर, अपना आंसर आएगा। क्या ये आंसर मैच हो रहा है? क्या ये आंसर मैच हो रहा है बच्चों? बिल्कुल मैच हो रहा है, हमने बड़ी मेहनत से सॉल्व किया इसको, मैच तो होना ही चाहिए। या दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो ये था आपका होमवर्क सॉल्यूशन। डन। और कोई क्वेश्चन? इज देयर एनी डाउट? ऑल क्लियर? चलिए, दो क्वेश्चन, दोनों बड़े बड़े क्वेश्चन, लॉग लग रहा था सब जगह, जहां जहां लॉग रिक्वायर्ड था वहां वहां मैंने आपको लॉग लेकर बताया कि ऐसा सॉल्व करना पड़ता है। आई होप कि आप बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके से स्कोर करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। तो आपके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन थे सॉल्व प्लस अनसॉल्व सारे हमने कवर किए, और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन सारे हमने कवर कर लिए। इसके बाहर का पेपर में कुछ भी नहीं आता, ठीक है? तो जो मैंने आपको पढ़ाया उसकी बस प्रैक्टिस करना, आपके टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए, आज का नया टॉपिक हमें पढ़ना है जिसका नाम है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या नाम है बच्चों? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका डेफिनेशन हम कुछ डायलॉग से याद करने वाले हैं, एक ऐसा डायलॉग जो आपको याद रहेगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिए स्क्रीन पर। तो आपके सामने कुछ डायग्राम्स आपको दिख रही है, कुछ डायग्राम्स आपको दिख रही है, उन डायग्राम का यूज करते हैं हम लोग। अभी हम जो काम की डायलॉग है उसको रखते हैं, जो काम का है बस वही, जो रिक्वायर्ड नहीं उसको बाद में देखेंगे, ठीक है? ओके, देखिए, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? जब भी कभी लिक्विड किसी सॉलिड के कांटेक्ट में होता है, ये आपका लिक्विड का ड्रॉप, आपने देखा होगा कोई भी लिक्विड ड्रॉप अगर हम उसको सॉलिड के ऊपर रखें तो ऐसे बल्ज शेप में रहता है, वो पूरा स्फीयर शेप में रहता है क्या? नहीं, ऐसे बल्ज टाइप का रहता है, ऐसा फैला हुआ रहता है सभी जगह से। तो हमारा डायलॉग ये रहेगा, जब भी कभी लिक्विड, कोई भी लिक्विड, ठीक है, ये लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, ये क्या है मेरा? लिक्विड ड्रॉप। तो हम कहेंगे व्हेन अ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, ये मेरा सॉलिड सरफेस, ध्यान देना सभी लोग। व्हेन अ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन, क्या कहेंगे? जब भी कभी कोई लिक्विड किसी सॉलिड के कांटेक्ट में रहेगा, इसका मतलब व्हेन अ लिक्विड, व्हेन अ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विथ द सॉलिड, when a liquid is in contact with the solid, कैसे पढ़ेंगे? when a liquid is in contact with the solid, then 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 tangent drawn, tangent drawn, ये क्या है बच्चों? ये tangent है। तो हमने क्या ड्रॉ की है? tangent ड्रॉ की है, कहां से कहां तक? ये फ्री सरफेस ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड, ये लिक्विड का ये जो बाहर का सरफेस है इसे क्या कह रहे हैं हम? फ्री सरफेस। तो हमने क्या काम किया है? हमने किया है एक टेंजेंट ड्रॉ। तो हम कहेंगे जब भी कभी लिक्विड किसी सॉलिड के साथ कांटेक्ट में रहता है तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फ्री सरफेस। तो व्हेन अ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, देन tangent drawn from free surface of the solid and the liquid, ठीक है? कैसे? of the solid and the liquid, when a liquid is in contact with the solid, when a liquid is in contact with the solid, then tangent drawn from free surface of the solid and the liquid, of the solid and the liquid। हो गया यहां तक? क्या यहां तक तो समझ में आ रहा है? यहां तक पता चला क्या क्या हो रहा है? एंगल ऑफ कांटेक्ट हम
कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसके साथ कांटेक्ट में है, कौन टैंजेंट है, सारी चीजें याद। और इसको याद रखना है तो किसी म्यूजिक के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो या फिर 10 बार लिख के देखो। तो मैं तो यही कहूंगा, हार्ड वर्क से बेटर स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क ये कहता है कि किसी भी चीज को कोई म्यूजिक और किसी फन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो या फिर कोई गाने के फॉर्मेट में। तो मैं इसको ऐसा पढ़ूंगा, व्हेन अ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, व्हेन अ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, then tangent drawn, one more time, then tangent drawn from free surface, tangent drawn from free surface of the solid and the liquid, of the solid and the liquid, then आपको पता है अभी तो angle of contact बाकी है, then angle of contact measure inside the liquid, angle of contact measure inside the liquid, समझा? क्लियर है? ये जो डेफिनेशन आपको देखी है ये एक जनरल मैंने आपको बताया कि ऐसा होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो व्हेन अ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, कैसे पढ़ेंगे? व्हेन अ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, व्हेन अ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, देन tangent drawn from free surface, then tangent drawn from free surface of the solid and the liquid, of the solid and the liquid, then angle of contact measure inside the, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मेजर इनसाइड द लिक्विड। तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसके अंदर होता है बच्चों? लिक्विड के अंदर होता है। आई होप की डेफिनेशन आपने एंजॉय की होगी और इस डेफिनेशन को याद रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। कब कब आई हुई है सर? मार्च 3 में आया है, उसके बाद मार्च 11 में आया है, फिर उसके बाद अक्टूबर 99 और अक्टूबर 40। इतने सालों तक अभी तक आया ही नहीं। 15 में नहीं आया, 16 में नहीं आया, 17 में नहीं आया, 18 में नहीं आया, 19 में नहीं आया, 20 में भी नहीं आया। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है? इतने सालों की गैप, यानी अब आएगा। ओके, तो डेफिनेशन क्लियर होगी सबको? व्हेन अ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद अ सॉलिड, द एंगल ऑफ कांटेक्ट द एंगल ऑफ द एंगल बिटवीन tangent drawn from free surface of the solid and the liquid। डन, 1 मार्क की डेफिनेशन आ जाएगी सबको। ओके, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने टैंजेंट तो ड्रॉ कर दी है लिक्विड के फ्री सरफेस से और सॉलिड के फ्री सरफेस से। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये सॉलिड और गैस, सॉलिड और गैस। यहाँ पे क्या है? एयर है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एयर है। और यहाँ पे क्या है? सॉलिड है। यहाँ पे क्या है? लिक्विड है। तो ये क्या है? ये सॉलिड और लिक्विड के साथ में है, तो इसे हम कहेंगे सॉलिड एंड गैस। ये क्या है सर? ये लिक्विड और गैस है, ये लिक्विड और गैस है। और ये सॉलिड और लिक्विड के बीच में। ठीक है, देखो ब्लैक स्क्रीन, ठीक है, ये आपका लिक्विड है, ये टैंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये क्या है? ये सर सॉलिड, गैस और लिक्विड किसके कांटेक्ट में है? किसके कांटेक्ट में है? टैंजेंट, यहाँ पे गैस है और सॉलिड है। चलो ये वाला सर यहाँ पे सॉलिड है और लिक्विड है। और ये वाला, ये सर लिक्विड के साथ में है और गैस के साथ में है। समझा? समझा क्या सबको? ठीक है, देखो ये देखो आप, ये एडजेसेंट है। ठीक है, ये डायग्राम बता देता हूँ आपको, या फिर ये बताता हूँ। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से जल्दी समझेगा आपको। सभी कॉन्सेंट्रेट कीजिए इस डायग्राम पे। ये थीटा दिख रहा है सबको? तो थीटा दिख रहा है सबको अच्छे से? जो T3 है, ये T3 है, ये मेरा गैस और लिक्विड के साथ में है। और आपके टेक्स्ट बुक में T1 T2 दे के रखा है,
T1 T2 में समझ में आएगा आपको किसके साथ में, इसलिए मैं आपको सॉलिड लिक्विड गैस बता रहा हूँ। T1 T2 पता ही नहीं चलता किसकी बात कर रहा है। ये सॉलिड है और गैस के साथ कांटेक्ट में है, और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला सॉलिड और लिक्विड के कांटेक्ट में है। बस इतना, ठीक है, इतना समझा। और उसके बाद जो ये डायग्राम आपको दिख रही है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो थीटा है, ये एडजेसेंट था, ये एडजेसेंट था, देखो यहाँ से, यहाँ से आप समझो, ये T3 का बच्चों एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट के लिए क्या यूज करते हो, कॉस, और किसका है, T3 का एडजेसेंट, और बचा क्या, बचा तो साइन बच गया। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, समझा यहाँ तक, कंपोनेंट समझ गया सबको, डन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन याद रखो 1 मार्क के लिए। तो किसी भी सॉलिड लिक्विड का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है बच्चों कांस्टेंट होता है। कुछ एंगल ऑफ कांटेक्ट मुझे याद है, आपको भी याद रखने हैं, क्योंकि आपके पेपर में एमसीक्यूज आ चुका है, पेपर में ऑलरेडी एमसीक्यूज आ चुका है। तो कुछ एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो मुझे जो याद है वो मैं आपको बताता हूं। प्योर वाटर और ग्लास का एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा 0 डिग्री होता है, याद रखो। ये एमसीक्यूज पेपर में आ चुका है, आपके पेपर में आ चुका है, आई थिंक 2020 में आया था या तो 19 में आया था, ऐसा कुछ है, एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और ग्लास का भी 0 डिग्री होता है, याद रहेगा। और एक सिलेबस में है आपके केरोसिन, ये याद नहीं करना है, बस इसका ही याद रखो, पहला वाला। केरोसिन और ग्लास का बच्चों 90 से कम होता है, मतलब एक्यूट होता है, 90 से कम। मैं यही बोलता हूँ कि एक्यूट याद रखो, 90 से कम कितना होगा, 90 से कम, वैल्यू थोड़ी ना याद रखना इसके हम, मुझे याद है, आपको याद करना है तो कर सकते। ये 25 डिग्री के आसपास होता है, ये 0, ये 25, ठीक है, इसके आसपास होता है। और मर्क्यूरी ऑप्ट्यूज होता है, मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन भी ज्यादा, मर्क्यूरी का डेंसिटी भी ज्यादा, मर्क्यूरी का सब कुछ ज्यादा, ठीक है। तो मर्क्यूरी और ग्लास का हमेशा 140 के आसपास रहता है। जब आपके आंसर्स भी आएंगे तो उसमें क्या होगा, थीटा आपका 90 से ज्यादा रहेगा, यानी ऑप्ट्यूज एंगल रहेगा, यानी थीटा क्या रहेगा, 140 डिग्री के आसपास रहेगा, ठीक है। ये आपके आंसर्स आते हैं, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तब जाके ऐसे आंसर्स आते हैं, वहां से मुझे वैल्यूज याद हो जाती है। इतने बार न्यूमेरिकल में सॉल्व करवाता हूं तो मुझे याद हो जाता है, ठीक है। तो फॉर अ गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, याद रहेगा सबको। फॉर गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ओके, याद रहेगा। द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर, और हर एक पे हाफ मार्क है, आपको एक एक पॉइंट याद रखना है, कम से कम 2 पॉइंट याद रखना है बस। द एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट, सही बात है। अगर वो केरोसिन और ग्लास रहा तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग रहेगा, अगर वो मर्क्यूरी और ग्लास है तो उसका भी एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग होता है। यानी बोलने का मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है कि वो सॉलिड कैसा है या फिर वो लिक्विड कैसा है, नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ये डिपेंड किस पे करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, विच एग्जिस्ट अबोव द फ्री लिक्विड सरफेस, यानी डिपेंड करता है कि वो गैस कौन सी है, वो गैस कौन सी है, इस पे भी डिपेंड करता है। ये को डिपेंड करता है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज, मतलब ये जो है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है, मैं पहले ही बता दूं आपको, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ये सब है। अगर टेक्स्ट बुक में रॉन्ग भी है तो रॉन्ग भी पढ़ना है, ये याद रखो। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही होता है, स्टेट बोर्ड में भी ऐसे ही होता है। अब सही क्या है गलत क्या है उसके चक्कर में अपना एमसीक्यूज मत गलत कर देना, आपके टेक्स्ट बुक ने ऐसा बोला है तो ऐसा है, ऐसा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और अगर आप सीबीएसई की कॉपी खोलते हो तो आपको इसका रिवर्स मिलेगा, सीबीएसई में लिखा रहेगा इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से, सीबीएसई में ऐसा है, टेम्परेचर बढ़ाने से एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ता है। और स्टेट बोर्ड में क्या है, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, कम। तो जो स्टेट बोर्ड बोलता है उसको ध्यान देने का, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है अलग से कि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक
अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, कम। बच्चों ये क्या है आपका एमसीक्यू। आई होप कि आप एमसीक्यू को ध्यान में रखें। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट नोट आपको दूंगा इसके ऊपर। सरफेस टेंशन और एंगल ऑफ कांटेक्ट दोनों कंपैरिजन में रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस आप इतना ध्यान में रखें कि एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है किस पे, लिक्विड किस टाइप का है और सॉलिड किस टाइप का, यानी नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इम्प्योरिटी। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, इम्प्योरिटी पे। इम्प्योरिटी समझता है सबको, सॉल्युबल इम्प्योरिटी नमक और शक्कर, शुगर। ठीक है, NaCl क्या कंप्लीटली सॉल्युबल विथ वाटर? यस सर। समझ में आ रहा है? एक छोटी सी बात मैं आपको पूछता हूं, एक नॉर्मल वाटर है और एक NaCl सोल्यूशन वाला वाटर है, या फिर एक नदी का पानी है और एक समुद्र का पानी है, एक सागर का पानी है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? आप कहेंगे नदी का पानी सर मीठा रहता है और सी वाटर क्या होता है, थोड़ा खारा होता है, मतलब उसमें NaCl होता है। तो अगर हम NaCl ऐड करेंगे, NaCl या तो शुगर, आप ऐसा समझ लो आप नींबू शरबत पी रहे हो, सी वाटर सॉल्टी होता है ना, ठीक है, NaCl होता है इसलिए। तो जैसे हम NaCl और शुगर दोनों में से कोई भी एक चीज अगर ऐड करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सरफेस टेंशन क्या होता है, इंक्रीज। यानी कि सी वाटर में कोई डूब नहीं सकता, इतना NaCl होता है उसमें, कोई नहीं डूब सकता है। सी वाटर का सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, डेंसिटी भी ज्यादा होती है ना। और सरफेस टेंशन ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा रहती है। आई होप कि आप बात क्लियर कर चुके हैं। समझ गया? तो सरफेस टेंशन बढ़ता है, याद रखेंगे सरफेस टेंशन बढ़ता है। ओके, पार्शियली सॉल्युबल की बात कर दे। देखो बच्चों, ये पेपर में ना एमसीक्यूज आ चुके हैं, तो आप इनको रिस्क मत लीजिए। आप सोचेंगे सर 4 पॉइंट ही तो याद करना है, हाफ मार्क है, कोई भी 2 पॉइंट याद करेंगे बोर्ड एग्जाम स्कोर कर लेंगे। लेकिन बच्चों ये एमसीक्यूज में भी आता है, क्या करोगे फिर? एमएसटी सीटी में भी आता है, फिर क्या करोगे? तो ये सारे पॉइंट मैंने आपके लिए स्टेप बाय स्टेप रखे हैं, सारे पॉइंट याद कर लो। टेक्स्ट बुक में आपको एक ही बार में सब नहीं मिलने वाला, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स है अपनी, ये नोट से आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो अब याद रखिए, अब एग्जाम में सॉल्युबल इम्प्योरिटी की जगह पे NaCl और शुगर बोलता है, फिर ये मत बोलना कि सर आपने तो बताया नहीं। सॉल्युबल इम्प्योरिटी मतलब NaCl और शुगर। अब पार्शियली की बात करते हैं तो पार्शियली, अरे केमिस्ट्री में होगा आपको, ये नहीं है क्या? अल्कोहल, क्या अल्कोहल, शराब की बात कर रहा हूं। अल्कोहल, क्या अल्कोहल पानी के साथ कंप्लीटली सॉल्युबल होता है? और आप कहेंगे सर हमको थोड़ी ना पता, हमने थोड़ी ना पिया है। अरे देखा तो होगा, कभी ना कभी सुना तो होगा। तो सर पार्शियली सॉल्युबल मतलब पेपर में क्या आता है, ये मार्च 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। मार्च 2018 में पूछा था कि पार्शियली सॉल्युबल इंप्योरिटी के कारण सरफेस टेंशन क्या होगा। यहां तो मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ा रहा हूं, बट पेपर में सरफेस टेंशन भी आता है। तो अल्कोहल और फिनॉल की बात करते हैं, दोनों की मैं बात करता हूं। तो अल्कोहल और फिनॉल अगर हम ऐड करते हैं तो सरफेस टेंशन, बच्चों सरफेस टेंशन वो बाद में देखते, अल्कोहल और फिनॉल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। याद रहेगा क्या? बस इतना ही पॉइंट था, इससे ज्यादा कोई पॉइंट नहीं है। आई होप कि आपको इतने पॉइंट तो कम से कम याद रहेंगे, और कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, समझा? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी चीजों को कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सारे चीजों को हम कंपेयर करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।